अबे बजाओ बे भैया, बजाओ ना। हटो हटो मजा फोटो करने फोटो आगे और ले आओ। जल्दी लगा 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 जल्दी लगा जल्दी गाड़ी में लगा आईडी गाड़ी में। हाँ, भोपाल में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। कई लोग आरपीआई में सम्मिलित होने वाले हैं और मध्य प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी मजबूत करने के लिए, और रिपब्लिकन पार्टी एनडीए का एक पार्टनर है और नरेंद्र मोदी विकास की दिशा से आगे बढ़ रहे हैं, उनको मजबूत करने के लिए। और जो दलित है, आदिवासी है, ओबीसी है और जो गरीब लोग हैं, ऐसे लोगों को न्याय देने के लिए हमारी आरपीआई काम करती है। बाबा साहब अम्बेडकर जी विचारधारा पर हम आगे चल रहे हैं और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया हुआ संविधान का भारत मजबूत करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो आज मैं यहाँ भोपाल में आया हूँ, मध्य प्रदेश में आया हूँ, और मध्य प्रदेश हमारा महाराष्ट्र का मतलब नेबर स्टेट है। तो यहाँ सभी जाति वर्गों को आरपीआई में शामिल करने के लिए आज मैं इधर आया हूँ और बहुत सारे नए कार्यकर्ता आरपीआई में सम्मिलित होने वाले हैं। क्या लगता है सर, दिल्ली चुनाव को लेकर सभी हाँ, दिल्ली में बीजेपी जीत रही है। बीजेपी कम से कम 48 सीटें जीतने की संभावना है और अभी रुझान थोड़ा बाकी है, लेकिन आम आदमी पार्टी की हार हो गई है। उनके डिप्टी जो सीएम अरविंद केजरीवाल थे वो भी हार चुके हैं, उनके डिप्टी सीएम भी हार चुके हैं। और यहाँ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले अरविंद केजरीवाल को तो सबक सिखाया जनता ने, और मोदी जी के विकास को लोगों ने वोटिंग किया है, इसीलिए हमको बहुत बड़ी जीत मिली है। चलो।
और जोरदार तालियों से माननीय जी का स्वागत करें और नारे लगाएं, जय भीम, जय भीम, दोनों हाथ ऊपर उठा के जय भीम। अडवाणी जी संघर्ष करो, अडवाणी जी संघर्ष करो, अडवाणी जी संघर्ष करो, अडवाणी जी आए हैं, नई रोशनी लाए हैं। बीच झीलों की नगरी भोपाल में आ चुके हैं और मध्य प्रदेश के कोने कोने से पधारे कार्यकर्ता आपका हृदय से बहुत बहुत सम्मान करते हैं और सब स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में पत्रकार बंधु पधारे हुए हैं, उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और उनसे निवेदन कर रहा हूं कि प्लीज अपना स्थान को ग्रहण करें और कार्यक्रम को हम बिल्कुल हमारे आदरणीय प्रभारी प्रदेश प्रभारी महोदय से मैं अनुमति चाहते हुए मैं इकबाल भाई से निवेदन करूंगा वे मंच पर आ जाए। जो खड़े हो बैठ जाओ, जो लोग और आज का कार्यक्रम बिल्कुल विधिवत प्रारंभ होने जा रहा है। मैं परम सम्मानीय आदरणीय मोहम्मद एहसान सर से और हमारे बीच में आदरणीय आज के इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय धीरज सिंह, जोर से बोलिए, दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलिए, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। और अब हमारा कार्यक्रम विधिवत प्रारंभ हो चुका है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय बाबा साहेब अम्बेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर रहे हैं, दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। साथ में हमारे आज के कार्यकर्ता सम्मेलन के आयोजक आदरणीय धीरज सिंह बघेल जी हैं, आदरणीय श्री मोहम्मद एहसान जी साथ में हैं। मैं आप सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं और बाबा साहेब अम्बेडकर के चित्र पर माल्यार्पण हो रहा है। आप लोग तालियां बजाएं। आज के रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता सम्मेलन का स्वागत है और हमारे प्रदेश के प्रभारी और आज के रिपब्लिकन पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन के आयोजक आदरणीय धीरज सिंह बघेल जी, माननीय मुख्य अतिथि महोदय का आप सबकी तरफ से, पूरे मध्य प्रदेश की तरफ से उनका स्वागत कर रहे हैं। आज का दिन हमारे लिए स्मरणीय रहेगा और आज के दिन हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा एहसान अली साहब से और धीरज सिंह जी से कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय को झीलों की नगरी से का जो स्मृति चिन्ह है वो भेंट करें। जी सर बीच में नहीं, मैं नहीं आऊंगा बीच में। हाँ भोपाल की नगरी में भैया एक ही जगह खड़े रहो यार, बार बार हम स्वागत करते हैं। ऐसे दीजिए ना। अरे इधर आओ ना, तुम इधर आओ और उधर जाओ। अरे उधर जाओ, एहसान भाई अंदर जाओ। तालियां बजाएं सभी लोग। पूरे मध्य प्रदेश की तरफ से प्रतीक चिन्ह रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। चलो हो गया काम खत्म, चलो बस हो गया। नहीं है बॉक्स है आए और माननीय मुख्य अतिथि महोदय का माल्यार्पण मैं सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय धीरज सिंह बघेल जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। सर
परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे बीच में पधारे। हमारे इंदौर से पधारे इकबाल भाई, मैं उनको निवेदन करता हूँ वो आए और दो शब्द बोले। जय भारत जय भीम। मेरे आदरणीय सभी मेरे आदरणीय भाइयों को, जो रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, सभी का धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं। और इसी धन्यवाद के साथ मैं चाहूंगा कि जो कुछ अपने सलाहकार जिन्होंने अपने को बताया अभी, उन सब बातों पे अपन अमल करें और पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। धन्यवाद। जय भारत जय भीम। मैं आमंत्रित करता हूँ गौतम इंगले जी को बुरहानपुर से। महाकारुणिक तथागत गौतम परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके चरणों में सर्वप्रथम अभिवादन करता हूँ। आज सभी जिलों से उपस्थित सभी कार्यकर्ता और आज के मुख्य अतिथि माननीय रामदास आठवले जी, केंद्र सरकार, भारत सरकार, इनका मैं सर्वप्रथम अभिवादन करता हूँ। साथियों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आठवले साहब दलित पेंशन में थे, उस समय से मैं उनके साथ में जुड़ा हूँ। मैं उनके साथ में जुड़ा हूँ। उसके बाद में आठवले साहब ने रिपब्लिकन पार्टी को पूरे विश्व के अंदर फैलाया है। मैं ये जानता हूँ और हमेशा मैं उनके साथ में हूँ। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय हिंद जय भारत। मैं आमंत्रित करता हूँ रवि करोसिया जी को दो शब्द कहें। जय भारत जय भीम। रामदास अठावले जी माननीय केंद्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, मैं उनका झीलों की नगरी में स्वागत करता हूं और आए हुए सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहाँ पर अठावले साहब ने एक यात्रा शुरू की थी, भारत भीम यात्रा, और वो भारत भीम यात्रा जाति तोड़ो समाज जोड़ो के विषय को लेकर की थी और पूरे कार्यकर्ताओं को कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के उन्होंने एक एक कार्यकर्ता को जोड़ा और पार्टी को आगे बढ़ाई। इसी प्रकार से हमें भी पार्टी को आगे बढ़ाना। तो माननीय रामदास अठावले जी ने मऊ में समापन में कहा था कि भाषण देने से कोई नेता नहीं बनता, काम करने से बनता है। तो हमें काम करना है और पार्टी को आगे बढ़ाना है। जय भीम जय भारत। मैं आमंत्रित करता हूँ रवि इंगले जी को। खड़े होकर कर लो ना यार, मेरे को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मैं फ्रेम खड़ा हो नहीं, बैठ नहीं हो पाऊंगा। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय रामदास आठवले जी और सम्मानित मंच और सभी पदाधिकारी, सभी जिलों वासियों को मेरा जय भीम जय भारत। ये इतना कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। अब मैं आमंत्रित करता हूँ चंदू पाटिल जी को, बौद्धिक महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, भोपाल से इनका बड़ा लगाव। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्हें त्रिवार नमन। आज के इस रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, इनका मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं का यहाँ पे सम्मेलन आयोजित किया है, जिसमें हमारे माननीय रामदास जी आठवले साहब यहाँ पधारे हैं। मैं द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया
उसका ट्रस्टी चेयरमैन हूँ। नागपुर से आठवले साहब ने कहा था यहाँ आने के लिए, दिल्ली में मिले थे हम, मैं उनके निमंत्रण पर यहाँ पर आया हूँ। जब मैं भोपाल में 79 में यहाँ पर आया, 1980 में हमने भारतीय दलित पैंथर की स्थापना की। हमारे आठवले साहब प्रेसिडेंट में थे, माई साहब अम्बेडकर थे। तो ये सामाजिक जो कार्य का जो प्रारंभ जो है वो दलित पैंथर से शुरू हुआ। 1980 से लेकर आज तक हमारे आठवले साहब से संबंध है। ठीक है, राजनीतिक, और आपको ये भी विदित होगा कि बाबा साहब जाने के पश्चात द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के जब भैया साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, 11 लोगों की जो एडवाइजरी कमेटी थी उसमें रिपब्लिकन पार्टी के सभी नेता, एन शिवराज जी से लेकर बीपी मोरे से लेकर बैरिस्टर खोबरागढ़े, दादा साहब गायकवाड़, जितने भी टॉप के नेता थे, ये द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के ट्रस्टी थे। तो ये शुरू में यानी तब एक ही पार्टी थी, आज यानी बहुत सारा उसमें बदल हुआ है। लेकिन हम आठवले साहब का सहयोग, जो हमारी कोर्ट के 34 वर्ष रही, आठवले साहब के सहयोग से हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक हम पहुंच गए हैं और हमारे पक्ष में वो निर्णय लगा है। आज कानूनन द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के हम पदाधिकारी हैं और आठवले साहब का मार्गदर्शन हमेशा मुझे मिलता है। नमो बुद्धाय, जय। मैं आज हमारे रामदास अठोले जी से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। भोपाल नगरी के अंदर उनका बरसों पुराना नाता है, पधारे, आज उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि दलित पैंथर से आज तक जो रिपब्लिकन के अंदर हमको जगाया है तो वो हमारे शेर रामदास अठोले जी हैं। और मैं ये बताना चाहता हूं, हर गली हर कोने के अंदर अगर आरपीआई का एक आदमी होगा 1000 के बराबर होता है। इतना पावरफुल हमारा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का आदमी होता है। आज हमारे आठवले साहब पहले महाराष्ट्र के अंदर थे, आज पूरे इंडिया के अंदर चमक रहे हैं और बाबा साहब के लोगों को चमका रहे हैं। इसी बात के लिए मैं आज आठवले साहब का धन्यवाद करना चाहूंगा। हर जगह अगर हम कहते हैं सीना तान के कि हम आठवले जी के आदमी हैं तो लोग चमक जाते हैं और हमारी तरफ देखते हैं। आज उसका श्रेय हमारे आठवले साहब को जाता है। साथियों, ये हमारे वो शेर हैं, दलित पैंथर से लेके आरपीआई को उठाने वाले। आज आरपीआई बहुत बुलंदियों पे है। अगर आप लोगों ने काम बहुत अच्छे ढंग से करना शुरू किया तो वो दिन दूर नहीं कि आरपीआई का हर आदमी कहीं ना कहीं पदों पे होगा। ये हमारे आठवले साहब की देन रहती है। तो साथियों, मैं अब आपके सामने हमारे शेर, हमारे दलित पैंथर के, हमारे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और शासन के राष्ट्रीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री रामदास अठोले जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। वे आए। धीरेन्द्र सिंह जी जो आने वाले अध्यक्ष हैं, आज उनको मैं निवेदन करूंगा 2 शब्द। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के मंत्री आदरणीय रामदास अठोले जी, भोपाल में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। समस्त मंच मध्य प्रदेश से, हमारे हर डिस्ट्रिक्ट से 2-2 करके 4-4 करके जो कार्यकर्ता आए हैं, मैं उनको बहुत तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। भाइयों बहनों, मेरी नई पारी, साहब ने मेरे ऊपर भरोसा जताया, शुरुआत है और मैं 1 महीने से यहाँ पर रहकर और हमारे चाचा एहसान, मोहम्मद एहसान साहब मिलकर, दोनों लोग मिलकर हम लोगों ने कार्य किया। निश्चित रूप से विचारधारा हमारी है, अम्बेडकर जी की विचारधारा से जुड़े, साहब के विचारधारा से जुड़े, उसको कोने तक ले जाने के लिए कार्य करेंगे।
आदरणीय महोदय, आप पधारे। चलो आ जाओ, अपना भी और मॉनिटर है। हम सबको आपने आशीर्वाद दिया, हम सबका हौसला बुलंद किया। निश्चित रूप से बाबा साहब के विचारधारा को आप हम सब मिलकर मध्य प्रदेश के लोगों के बीच में जाकर विचारधारा को पहुंचाने। और आपको क्या कहें, ये विचारधारा हमारी 30 साल से, लेकिन जो उम्मीद आपने हमारे ऊपर रखी है, मैं निश्चित रूप से उसमें खरे उतरने की कोशिश करेंगे। बड़ा मेहनत तो होती है, नई शुरुआत पर बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं, लेकिन संघर्ष ही जीवन है। और हम चाहते हैं मध्य प्रदेश में अठावले साहब का और अम्बेडकर जी की विचारधारा को लेकर जन जन तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों को। आगे बैठो, आगे बैठो। बैठ जाइए। क्या क्या है? अच्छा, जो इसका ठीक है, हाँ ठीक है, चलो उपस्थित सभी भाई और बहनों, महामानव तथागत गौतम बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को प्रणाम करते हुए आज रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन आज भोपाल में हो रहा है। ये भोपाल जो नगरी है, अगर कोई आपके ऊपर फैला देगी हाथ, जिन्होंने आपके ऊपर कुछ फैलाया होगा जाल, उसको तोड़ने के आया हूं मैं भोपाल। तो भोपाल नगरी मध्य प्रदेश की राजधानी है। एक जमाना था कि हमारा नागपुर मध्य प्रांत था और पूरा बहुत सारा मध्य प्रदेश मध्य प्रांत में था और उसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी। नागपुर में विधानसभा का सेशन होता था, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिंग्विस्टिक स्टेट नाम का एक बुक लिखा था और उसमें भाषावार प्रांत रचना होनी चाहिए। इसी तरह का एक भूमिका बाबा साहब ने रखी थी। तो भाषावार प्रांत रचना हुई। मराठी बोलने वाले जो लोग हैं ये महाराष्ट्र में आए, संयुक्त महाराष्ट्र में आए। उसमें जो विदर्भ था, ये विदर्भ मध्य प्रांत में होता था, वो भी मराठी भाषिक था, इसीलिए महाराष्ट्र में आया। मराठवाड़ा निजाम संस्थान में था, हैदराबाद संस्थान में, निजाम संस्थान में, वहां भी मराठी बोली भाषा थी, वो भी महाराष्ट्र में आए। और भला जो महाराष्ट्र था, मुंबई प्रांत था, वो मुंबई प्रांत में मुंबई, कोकण, वेस्टर्न महाराष्ट्र, नासिक डिवीजन और पूरा का गुजरात था। गुजरात पूरा था महाराष्ट्र मुंबई प्रांत में। लेकिन 1960 में संयुक्त महाराष्ट्र बना और उसकी राजधानी मुंबई हो गई। मतलब मुंबई तो पूरी राजधानी मुंबई प्रांत की थी। तो भोपाल से मेरा दलित क्रांति के टाइम से नजदीक का संबंध रहा है। हमारे चंद्रबोधी पाटिल हो, मोहन पाटिल हो, इन्होंने अनेक प्रोग्राम यहाँ रखे थे। बहुत बार मैं इधर आया था। मोहम्मद एहसान भी उसमें हमेशा सम्मिलित होते थे।
अभी हमारे बघेल जी भी पार्टी में आना चाहते हैं, तो पार्टी को अपने को बढ़ाना है। हम सब लोग मिलकर पार्टी को मजबूत करना है। और एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर अपने नेशनल प्रेसिडेंट को बुलाना है तो लोगों को जमा करने की आपकी जरूरी है। ऐसा प्रदर्शन होगा तो आपको भी नहीं कोई पूछेगा, मुझे तो सारे पूछते हैं, लेकिन आपको अपनी लीडरशिप बढ़ाने के लिए बड़े अपने रविंद्रालय में प्रोग्राम रखा था, लेकिन उसका आपने बोला कि काम चल रहा है, तो काम चल रहा है, बहुत अच्छा हुआ। 2 और होता था तो फिर और अपनी दिखने का प्रदर्शन बहुत ही खराब होता था। तो मोहम्मद एहसान ने थोड़ा ध्यान देना चाहिए, खाली अपना काम धंधा करने में ज्यादा टाइम लगाएगा तो पार्टी का काम कौन करेगा? पार्टी की तरफ ध्यान देना चाहिए। अपना नेता इतने दिनों के बाद आ रहा है तो लोगों को जमा करना चाहिए। बघेल जी पार्टी में आना चाहते, दोनों ही लोगों को आना चाहिए। तो पार्टी को अपने को बाबा साहब की मिशन को आगे ले जाना है, संघर्ष करना है। दलित क्रांति का संघर्ष लोग ध्यान में रखते हैं। मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को बाबा साहब का नाम देने के लिए 17 साल तक हमारा आंदोलन चलता रहा। मैं तो सिद्धार्थ हॉस्टल में रहता था, मैं स्टूडेंट था, लेकिन दलित पैंथर के जमाने में दलित पैंथर ऑफ इंडिया ये संगठन बहुत ही बड़ा संगठन था। संघर्ष करने वाले नौजवानों की एक बहुत बड़ी टीम थी। जब रिपब्लिकन पार्टी की यूनिटी हुई तब मुझे दलित पैंथर ऑफ इंडिया, भारतीय दलित पैंथर को डिसॉल्व करना पड़ा। माननीय बाला साहेब अम्बेडकर, राजू गोई साहेब, खोबरागड़े योगेंद्र कवाड़े सर, मैं, हम सब लोग एक साथ आए, लेकिन हम लोगों को एक साथ रहने की आदत नहीं है। गांव में भी लोग एक साथ नहीं रहते, बस्ती में एक साथ नहीं रहते हैं, और हर आदमी अपना अपना गुट बनाकर और इंडिया का लीडर बनना चाहता है। बाबा साहब का मिशन पूरा करना है तो खाली बौद्ध समाज इकट्ठ आने से हमारा मिशन सफल नहीं कर सकते हैं। बाबा साहब ने बोला है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी 2 बार चुनाव में हार गए। जिस बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी हमेशा सभी वर्गों को एक साथ लाने की भूमिका रखते थे, समानता की भूमिका रखते थे, और पहले जो हुआ हुआ, अनटचेबिलिटी थी, ठीक है, अनटचेबिलिटी थी, लेकिन संविधान में आर्टिकल 17 के मुताबिक अनटचेबिलिटी और जाति व्यवस्था खत्म करने का कानून बन चुका है। कानून तो बन चुका है, लेकिन आज भी दलित समाज पर एट्रोसिटीज होती है। अभी मैंने मेरे मंत्रालय का रिव्यू लिया, मध्य प्रदेश में एक साल में 8,000, 7,000, 10,000 इतनी केसेस होती है। तो केसेस बढ़ने का कारण भी है कि अपने समाज में जागरूकता आई है। पहले जमाने में ये था कि भाई अत्याचार हुआ तो भी मतलब लोग शांत करते थे। आज हमारा कोई भी नौजवान, हमारी कोई बहन, उनके ऊपर अगर कोई उल्टा सीधा बोलते हैं, जरूर वो अपनी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में जाकर देते हैं। संख्या बढ़ने का भी कारण ये है कि थोड़ा भी कुछ हुआ अपने डरते नहीं है। पर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती के लिए किसी ने अगर विरोध किया तो मुझे उनका फोन आता है गाँव से, वहाँ एसपी के जाकर वो मिलते हैं, मैं भी एसपी को बोलता हूँ, और एक बाजू में 500 मकानों का नाव रहता है और दूसरे बाजू में 50, 60 या 100 मकान अपने कदरी में बोलते हैं। लेकिन वो बाबा साहब का जुलूस जयंती का निकालते हैं, कभी कभी झगड़ा होता भी है, लेकिन आज एक संघर्ष की भूमिका उनके मन में है। देश को आजादी मिली है, देश को संविधान लागू हुआ है देश में,
और ये संविधान किसने लिखा है? तो मेरे बाबा साहब ने लिखा है। उसका उनको बहुत बड़ा अभिमान होता है, मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। तो आज ये बहुत बड़ी जागृति आई है, लेकिन हम समाज के लोगों ने एक साथ रहना चाहिए। अलग अलग गुट, हर बार एक गुट बनता है, वो गुट बनता है, वो गुट बनता है, कितने गुट बनाएंगे? बाबा साहब का नाम तो हम सब लेते हैं, लेकिन एक साथ हमें आने का आवश्यकता है, लेकिन हम आते नहीं है। इसीलिए हम सभी लोगों को जो भविष्य आपका है, बच्चों का भविष्य है, इस भविष्य को मजबूत करने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। बाबा साहब ने बोला है कि भाई सत्ता तक पहुंचना चाहिए। अकेले में सत्ता तक पहुंचना मुश्किल है। किसी का आधार लेकर, किसी को सपोर्ट करके, किसी का सपोर्ट लेकर सत्ता तक पहुंचना चाहिए। मेरे ऊपर आरोप होते हैं कि भाई मैं मंत्री बनने के लिए मुझे कोई मंत्री पद की आवश्यकता नहीं है, मैं जब मंत्री नहीं भी था तो मुझे रोज पूरे देश भर के लोग मुझे मिलते थे। मैं एमपी नहीं था तब भी लोग मुझे मिलते थे। गांव गांव में मेरा संपर्क है। कैंसर के टाइम पर मैं गली गली में, शहरों शहरों में मैं घूमा हूं। देश के कैंसर के टाइम पर 17 राज्यों में अपनी भारतीय दलित कैंसर की शाखाएं थी। आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एक ऐसा राज्य नहीं है कि वहां आरपीआई नहीं है। नागालैंड में मेरे पार्टी के कोई इलेक्शन कराए, वहां बहुजन समाज पार्टी भी नहीं है। मणिपुर में मेरे पार्टी को मान्यता मिली है, वहां एक हमारा कैंडिडेट अभी लोकसभा में खड़ा था अपने बलबूते पर, और उनको 1.5 लाख वोट मिला। मणिपुर में मेरे पार्टी को मान्यता मिली है। महाराष्ट्र में हमको सीटें छूटती नहीं है। सबको लगता है कि वह आठवले मंत्री हैं, उनको मंत्री पद मिला, उनका एक भी लोकसभा में मेंबर नहीं। उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी आठवले को मंत्री बनाते हैं। 3 बार उन्होंने मुझे मंत्री को बनाया है। तो मंत्री पद के लिए मेरे लिए मंत्री पद नहीं है। मैं लोगों का काम करता हूँ। मेरे पास जो भी कोई लोग आते हैं, हर काम होता है ऐसा नहीं, लेकिन हर काम के लिए मेरा प्रयत्न रहता है। उनके लिए फोन करना, वो लोग इतना भागदौड़ करके आते हैं, खर्चा करके आते हैं, तो कौन सी जाति का है, कौन सी पार्टी का है, ऐसा मैं अनेक पूछता हूँ। मेरे पास कोई आदमी आ गया तो मैं उसके लिए फोन करता हूँ। उसमें से 40, 50, 60% काम होते भी हुए। हर काम नहीं होता है, बहुत सारे न होने वाले काम नहीं होते हैं। सरकारी नौकरियों का ऐसा है कि पहले जमाने में कुछ बोलने से होता था, आजकल सरकारी नौकरियों में पूरा मेरिट होता है। किसी एजेंसी को इंटरव्यू लेने के लिए देते हैं, और अगर 1000 जगह है तो 1-1 लाख लोग, 2-2 लाख लोग एप्लीकेशन करते हैं। उसमें सॉर्ट आउट कुछ नाम आते हैं। तो सरकारी नौकरियों में कुछ बोल कर नहीं होता है, लेकिन प्राइवेट जगह पर अगर मैं फोन करता हूँ तो बहुत सारे लोगों को काम मिलता है। सरकारी नौकरियों में अपना कोटा पकड़ते हैं। मेरा मंत्रालय ये है कि भाई हमारा कोटा पूरा भरा है कि नहीं, मैं देखता हूँ। 15% कोटा शेड्यूल कास्ट का है, 7.5% कोटा ट्राइबल का है, 27% कोटा ओबीसी का है, 10% कोटा इकोनॉमिकल सेक्शन का है। तो इतना आरक्षण मेरे देखने का मेरे मंत्रालय की जिम्मेदारी है। मंत्रालय की जिम्मेदारी है, और एज ए आरपीआई लीडर भी ये मेरी जिम्मेदारी है। तो हम सब लोगों ने आगे ये करना है कि हम लोगों ने अपने पैर पर खड़ा रहना है। नए नए उद्योग हम लोगों ने शुरू करने की आवश्यकता है। रिपब्लिकन पार्टी ने उद्योग इससे भी शुरू किया है। जो लोग उद्योग करना चाहते हैं, एमएसएमई जो डिपार्टमेंट है उसकी अनेक योजनाएं हैं। उसमें 50%, 60%, 70%, 80%, 90% सब्सिडी है। खादी ग्रामोद्योग में 30 से 40% सब्सिडी है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक योजना बनाई है, वो 50 लाख की है। आधे एकड़ में 5 टैंक बनाने का एक प्रोजेक्ट है, उसमें 50 लाख में 30 लाख सब्सिडी है, और उसमें हर महीने को 60, 70, 80 हजार रुपए उस किसान को, उसका जो शुरू करता है उनको मिलते हैं।
तो जारी योजना है, होटल और होटल का बिजनेस है। टूरिज्म डिपार्टमेंट से अनेक योजनाओं का फायदा ही होता है। मेरी मंत्रालय वेंचर कैपिटल फंड है, 15 करोड़ तक हम पैसा देते हैं। इस अनेक योजनाओं का फायदा हम लोगों को उठाना है। रिपब्लिकन पार्टी का काम करना है तो ग्रास रूट में काम करना चाहिए। बस्ती बस्ती में आरपीआई की शाखा बनानी चाहिए, जिला कमेटी बनानी चाहिए, जिला कमेटी के बाद तहसील कमेटी होनी चाहिए, गांव की कमेटी होनी चाहिए। जो लोग पद लेते हैं उन लोगों ने काम करने की आवश्यकता है। भोपाल में एक बहुत बड़ी नगरी है, या मराठी भाषी लोगों की संख्या बहुत बड़ी है, हिंदी भाषी लोगों की संख्या बहुत बड़ी है, और हम सब लोगों ने पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए काम करने की आवश्यकता है। इसीलिए आज आप सब लोग इधर आए हैं। रिपब्लिकन पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए हम सब लोगों को आगे बढ़ना है। मुझे लगता है कि ऐसी हालत में पार्टी बढ़ेगी ऐसा मुझे नहीं लगता है। कार्यकर्ताओं की ऐसी टीम हमको बनानी होगी, और मोहम्मद इसाज जी ने थोड़ा पार्टी की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है, तो ही पार्टी बढ़ सकती है। नहीं तो इसके पहले प्रोग्राम हुआ था तो वो तो अच्छा प्रोग्राम था। तो इतने महीनों से आप लोग बोल रहे थे बड़ा प्रोग्राम होगा, बड़ा प्रोग्राम होगा। तो बड़ा विषय नहीं है, छोटा भी होगा तो मैं जाता हूँ, लेकिन आपकी लीडरशिप बढ़ाने के लिए बड़ा प्रोग्राम होना चाहिए। मेरी लीडरशिप तो ऑल इंडिया में ही है। मध्य प्रदेश की लीडरशिप अगर आपको करनी है तो आपको आपका शक्ति दिखाने की आवश्यकता है। और आज चंद्रमोदी पाटिल तो हमारे अच्छे मित्र है, अंदर के जमाने से वो है, वो मेरे साथ है, लेकिन मोहन पाटिल मेरे साथ नहीं है, लेकिन वो नहीं भी है तो मैं उनके साथ हूँ, वो मेरे साथ नहीं है। इसीलिए मतलब मोहन तो हमारा ही आदमी है, उसके कारण हमको दूसरी पार्टी को बनानी को पड़ी। लेकिन ठीक बात है, कोई गुट इतने तो उसमें मोहन पाटिल ने गुट बन गए, उसमें कोई ज़्यादा तकलीफ की बात नहीं है। वो कितने भी बने, लेकिन मैं पूरे देश में घूमता हूँ, और पूरे अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में, दादरा नगर हवेली में, और दीव दमन में, बाकी सभी राज्यों में रिपब्लिकन पार्टी है। नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा में मेरी पार्टी है, अरुणाचल में है, मेघालय में है, मिजोरम में है, आसाम में है। सभी पार्टी, सभी राज्यों में मेरी पार्टी काम करती है। इसीलिए आप लोगों का मेरे को ऊपर आशीर्वाद है, और हमारे सभी कार्यकर्ता इधर, हमारे पठान हमारे आए हैं, हमारे इंदौर के रवि इधर आया है, और हमारा जाजू इधर आया है। जाजू हमारा मणिपुरी समाज का है, और दीपक मेश्राम है, प्रहलाद लाइडे है, हमारे कौन वाले थे इंदौर से, रवि इंगले है बुरहानपुर से। हाँ ठीक है, अभी ठीक है, सब लोग अभी इतना नाम सबका तो भाई मुझे साथ देने वाले काफी लोग हैं। इंदौर से भी काफी लोग आए, बुरहानपुर से आए हैं, आदरणीय भोती जी इधर आए हैं, ग्वालियर से इधर लोग आए हैं। अच्छी बात है, मैं भी हूँ। नहीं तू भी, लेकिन तू जेल से बाहर कब आया? जेल से बाहर दिल्ली में मुलाकात करके आया हूँ। कोई बात नहीं, तू वही है। अच्छी बात है, आप सब लोग आए हैं, लेकिन सब जिले में पार्टी को खड़ा करो, और हम आगे बढ़ेंगे। कोई भी काम होगा तो आप दिल्ली आ सकते हैं, मुंबई आ सकते हैं, मैं आपके साथ हूँ। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय माता। भैया चलो हो गया निर्मल क्या आइए मामा आइए। अरे यार देखो उधर मत देखो तुम लोग। चलो हो गया, चलो हो गया, हो गया, हो गया, चलो हो गया, चलो हो गया।
अरे एक साइड एहसान जी, साहब का कार्यक्रम हमको निभाना चाहिए। भैया मोबाइल हटाओ। एहसान जी ऐसे देखा माइक निकाल बोलेगा क्या भैया भैया भोपाल में जाति परंपरा लागू करने के लिए थोड़ी सहायता कर दीजिए। तो सभी अपने भोपाल के सभी पत्रकार, चैनल के सभी मीडिया के सभी पत्रकार यहाँ मौजूद हैं। तो मेरा नाम रामदास अठोले है। मैं नरेंद्र मोदी सरकार में 8 साल 9 महीने से नरेंद्र मोदी सरकार में तीसरी बार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का राज्य मंत्री हूँ। मेरी पार्टी का नाम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है और मेरी पार्टी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इंडिया का एक पार्टनर है और लगातार 2014 से मेरी पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए में काम करती है। उसका कारण यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत का नारा दिया और कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में 1-2 महीने में एकाधी न्यूज आती थी और यहाँ ये घोटाला हुआ, वो घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन 10 सालों में 10 साल और अभी 8-9 महीने हो रहे हैं, उसमें भ्रष्टाचार का एक भी कोई न्यूज नहीं आती है। इसका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार को पूरा उध्वस्त करना चाहते हैं। जिस तरह आदरणीय राजीव गांधी जी ने बताया था जब वो देश के प्रधानमंत्री थे, तब उन्हें बताया था कि जो हम पैसा मंजूर करते हैं उसमें से 15 पैसा ही नीचे जाता है, बाकी 85% पैसा बीच में गायब हो जाता है। लेकिन अभी पूरा पैसा जो है ये पूरा पैसा डेवलपमेंट के लिए जाता है। नरेंद्र मोदी जी ने जनधन योजना शुरू की 2014 में और 51 करोड़ से ज्यादा अकाउंट दे। नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में मुद्रा योजना शुरू की, उसमें 50,000 से लेकर 10 लाख तक विदाउट गारंटी लोन देने का एक स्कीम था और अभी तक कम से कम 56 करोड़ लोगों ने लोन ले लिया है। जो उज्ज्वला योजना है उज्ज्वला योजना गैस सिलेंडर की योजना है। गांव-गांव में हमारी महिलाएं चूल्हे पर खाना बनाती थी, उनकी आंखें लाल बूंद हो जाती थी। इसीलिए सबको फ्री में गैस सिलेंडर देने का निर्णय किया और अभी तक 10 करोड़ लोगों के घर में गैस सिलेंडर पहुंचा है। शहरों में जो गरीब लोग हैं, गांव में जो गरीब लोग हैं जिनके घर में गैस सिलेंडर नहीं है, 10 करोड़ घरों में गैस सिलेंडर पहुंचा है। 12 करोड़ लोगों के घर में अभी तक शौचालय बन चुका है। नल से जल ये भी स्कीम शुरू की और उसमें अनेक लोगों को उसका फायदा हुआ है। 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान मिला है। आयुष्मान भारत योजना एक है जिसमें 5 लाख रुपए एक फैमिली को 1 साल में दिए जाते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। उसमें अभी तक 4 करोड़ लोगों ने उसका फायदा उठाया है। इसी तरह मतलब अनेक स्कीम जो है, ये स्कीम का फायदा अनेक लोगों को हुआ है।
10% आरक्षण इकोनॉमी लिकर सेक्शन को देने का भी निर्णय हुआ और वो मेरे मंत्रालय का विषय था। और जो कास्ट SC ST OBC में आती नहीं है, ऐसे सभी लोगों को इसका फायदा होता है। इसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, पारसी हो, लिंगायत हो, सभी लोगों के लिए ये 10% आरक्षण दिया गया है। इस तरह G20 का भी एक बहुत ही अच्छा जिम्मेदारी अपने भारत पर आई और भारत को उसकी अध्यक्षता मिली और उसकी भी चर्चा दुनिया भर में हुई है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास की दिशा से आगे बढ़ रहा है। रोड का डेवलपमेंट हो, एयरपोर्ट का डेवलपमेंट हो, 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज देने का विषय हो, अनेक लोगों को इसका फायदा हुआ है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार बहुत बड़ी ताकत से आगे बढ़ रही है। जो मेरा मंत्रालय है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मेरे मंत्रालय के अंतर्गत शेड्यूल कास्ट आते हैं, DNT आते हैं, OBC आते हैं, दिव्यांगजन आते हैं, सीनियर सिटीजन आते हैं, ट्रांसजेंडर आते हैं, अनाथ आते हैं। तो देश के पॉपुलेशन का कम से कम 85% हिस्सा मेरे मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और ये जो बजट इस साल का है 50,65,65,000 करोड़ का जो बजट है, इस बजट में कम से कम 6 लाख से ज़्यादा 6 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा डिफेंस के लिए इस बजट में दिया है। कम से कम 2,52,000 करोड़ रुपया रेलवे के लिए दे दिया है। किसानों के लिए भी कम से कम 1.5 लाख के ऊपर पैसा दे दिया है। कंपोनेंट प्लान है वो कम से कम 1,68,000 करोड़ का है और दूसरे डिपार्टमेंट के तुलना में मेरे मंत्रालय का बड़ा बजट है। और बाकी अनेक जो स्कीम्स है, जिस तरह 12 लाख तक के 12 लाख ईयरली इनकम के लोगों को इनकम टैक्स नहीं लगेगा, उसका मध्यम वर्गीय को बहुत ही अच्छा फायदा हो गया है। नहीं तो उनके पेमेंट में इनकम टैक्स की कटौती बहुत ज़्यादा होती थी। तो मतलब पहले ज़माने में तो कांग्रेस के 2 लाख का ही आंकड़ा था और 2 लाख के ऊपर उत्पादन होगा तो इनकम टैक्स लगता था। लेकिन अभी 12 लाख को भारत सरकार ने मंजूरी दी है और निर्मला सीतारमण जी ने बजट में ये घोषणा की है। इसी तरह मुझे लगता है कि देश विकास की दिशा से आगे बढ़ रहा है और इसीलिए मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी सफलता माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिली है। एक तो मतलब लोकसभा के चुनाव में संविधान बदलेगा, आरक्षण चला जाएगा, इसी तरह की चर्चा इंडी आघाड़ी ने की और उसका हमें भारी नुकसान हुआ। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि लोकसभा में 29 सीटें लोकसभा की यहाँ चुनकर आई और नरेंद्र मोदी जी के आह्वान को प्रतिसाद देने का काम मध्य प्रदेश ने किया है। अभी आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, सभी वर्गों की तरफ ध्यान दे रही है। शिवराज सिंह चौहान साहब जब CM थे तब उन्होंने लाडली बहना योजना शुरू की और महिलाओं ने बहुत ही ताकत से बीजेपी को वोटिंग किया और विधानसभा भी अपन जीती और अभी लोकसभा में भी अच्छा प्रदर्शन मध्य प्रदेश में हुआ। जरूर लोकसभा में हमें कम सीटें मिली लेकिन क्लियर बहुमत हमारे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को मिला है। जरूर बीजेपी की सीटें कम आई है लेकिन जब उनकी क्लियर मेजॉरिटी थी 2014 में 282 सीटें थी तब भी सरकार एनडीए की बोला जाता था, बीजेपी की सरकार नहीं बोला जाता था। 2019 में बीजेपी को 303 सीटें मिली, क्लियर मेजॉरिटी बीजेपी के पास थी लेकिन उसके बावजूद भी उसको एनडीए की सरकार बोलते थे। और अभी भी सीटें जरूर कम आई है लेकिन हमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का
और पूरे देश की जनता ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को सत्ता में बिठाया है और चौथी बार भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे 29 में, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। विरोधी दलों में एकता नहीं रही है, विरोधी दल अभी बिखर चुके हैं। आपने देखा है कि दिल्ली के चुनाव में मतलब केजरीवाल जी की हार हो चुकी है और केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए आंदोलन किया आदरणीय अन्ना हजारे के साथ, लेकिन वही केजरीवाल जी ने दारू घोटाला का करके अपनी इमेज पूर्णपणे कोलैप्स करने का काम किया और जनता ने उनको सबक सिखाने का काम किया है। इस तरह मतलब अपने केजरीवाल जी दिल्ली चुनाव हार गए हैं, केजरीवाल जी दिल्ली का चुनाव हार गए हैं और हार के कारण वो डर गए हैं। उनके खिलाफ खड़ी हुई बस्ती बस्ती की नार, उनके खिलाफ खड़ी हुई बस्ती बस्ती की नार, इसलिए उनकी हो गई है हार। मोदी जी ने बंद किया है उनका सत्ता का द्वार, मोदी जी ने बंद किया है उनका सत्ता का द्वार और मोदी जी ने यमुना की नौका की है पार, मोदी जी ने यमुना नदी की नौका की है पार, इसलिए अरविंद केजरीवाल की हो गई है। जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़ी जीत हो गई है और दिल्ली की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और लोकसभा के बाद देश का वातावरण पूरा पलट चुका है। राहुल गांधी जी रोज हाथ में संविधान तो लेते हैं, लेकिन संविधान के अंदर क्या है, संविधान क्या है, ये उनको मालूम नहीं है। नरेंद्र मोदी जी लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास की भूमिका ले रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी पर उल्टे सीधे आरोप करके राहुल गांधी लीडर बनना चाहते हैं। लेकिन लीडर बनना तो ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री बनना बहुत बड़ा मुश्किल है। जब तक मोदी जी है तब तक राहुल गांधी को मौका मिलेगा नहीं। और अभी तो मतलब पूरा अपोजिशन कोलैप्स हो चुका है। दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग अलग लड़ी है और सभी नेता बोल रहे हैं इंडिया आघाड़ी के कि ये अलायंस लोकसभा में 24 में था, अभी अलायंस हमारा बिल्कुल नहीं है। इसी तरह सब पार्टियों में फूट हो गई है, इसीलिए हम आगे बढ़ेंगे और देश का विकास करने की जिम्मेदारी मोदी साहब पर आई है। और मोदी साहब पूरा दिल्ली का विकास, देश का विकास, मध्य प्रदेश का विकास, महाराष्ट्र का विकास, सभी राज्यों का विकास करेंगे। और आप लोगों को मालूम है कि 25 करोड़ लोगों को 10 सालों में गरीबी रेखा के ऊपर उठाया है। इतना एक बड़ा काम नरेंद्र मोदी जी कार्यकाल में हुआ है। अपने देश की इकोनॉमी 2013 तक 10 नंबर पर थी, लेकिन इस 10 सालों में अपनी इकोनॉमी 5 नंबर पर आई है। अभी अपनी इकोनॉमी 4 या 3 नंबर पर जा सकती है। और एक दिन 2047 तक हमारी सरकार ने एक मैप बनाया है और वो मैप ऐसा है कि देश को एक ऊंचाई तक हमको पहुंचाना है। आपने मालूम है कि कोविड के कार्यकाल में अमेरिका जैसे बड़े देशों को भी जो वैक्सीन है, वैक्सीन देने का काम अपने इंडिया ने किया है। करोड़ों लोगों की जान तो इंडिया के लोगों की को बचाई है, लेकिन बाहर के अनेक लोगों की जान बचाने का काम भी हमारे वैक्सीन ने किया है। तो एक मेक इन इंडिया, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका माननीय मोदी साहब की है। हम पूरा जो माल लगता है वो यहाँ बनाएंगे, माल हम एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन बाहर से माल मंगाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हमारी कोशिश चल रही है। इसीलिए नौजवान लोगों को मेरा निवेदन है कि आइए, आप अपने उद्योग क्षेत्र में आप आइए और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें और आप देश के लिए काम करते रहो। ये मेरा सभी नौजवानों को मेरा ये आह्वान है और ज़रूर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत ऊंचाई तक पहुंचेगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। जिस तरह अमेरिका में जो हमारे स्टूडेंट थे, वो स्टूडेंट को हथकड़ियाँ पहनाकर यहाँ भेजा गया, इससे हम लोग बहुत नाराज हैं
जरूर हमारे डोनाल्ड ट्रम्प जी रिपब्लिकन पार्टी के हैं, मैं भी रिपब्लिकन पार्टी का हूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि अगर जिनके पास वीज़ा नहीं था या वीज़ा खत्म हुआ था उनको यहाँ पे भेजना चाहिए था, लेकिन हाथ घड़ी पहना कर भेजना ये अच्छी बात नहीं है। माननीय मोदी साहब 12-13 फरवरी को डोनाल्ड ट्रम्प जी ने उनको बुलाया, अमेरिका का निमंत्रण दिया है। जरूर मोदी साहब वहाँ उनसे बात करेंगे और दोबारा इसी तरह का जो हथकड़ी पहनने का जो प्रसंग है ये नहीं आई है, इसके लिए जरूर उनसे बात करेंगे और बाकी के डेवलपमेंट के लिए भी अमेरिका से डोनाल्ड ट्रम्प से बात करेंगे। लेकिन ये हथकड़ी पहनाने के विषय पर हम सब लोग नाराज है। मोदी साहब वहाँ भी बात करेंगे और जो अनेक हमारे प्रोजेक्ट है उसके लिए अमेरिका का कैसा मदद हो सकता है उसके लिए भी उनके साथ बातचीत करेंगे। कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, जब भ्रष्टाचार होता है तो खबरें आती ही है, तो उनकी खबर देने वाले उसके लिए बैठे हैं। कहाँ भ्रष्टाचार होता है ये देखने के लिए बैठे हैं, तो खबरें आज नहीं आ रही मतलब भ्रष्टाचार ही नहीं हो रहा है तो खबरें कहीं से आएगी। तो भ्रष्टाचार होता है तो हमको दिखाइए। हमारा मिशन है मोदी साहब का, तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का उनका लक्ष्य है, उस दिशा से आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा, संविधान के बारे में जो आपने पूछा है कि भाई संविधान सर्वश्रेष्ठ संविधान है, दुनिया में अपने संविधान की चर्चा होती है, 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू इस तरह की चर्चा होती है। और आपको मालूम है कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 1 वोट चाह रही थी, मतलब 1 वोट को क्या कीमत होती है ये सारी दुनिया ने देखा है। या पाकिस्तान की संविधान अलग है, बांग्लादेश का अलग है और देशों का अलग है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी का बाद में दे दो बस। ये कि राज्य बीजेपी जीत रहा है, ये उसका कारण है। प्रिंस उगता हूँ, मैं सीनियर रिपोर्टर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 4 जातियों की बात की है, गरीब, किसान, युवा, महिला, और यहाँ बात हो रही है आरक्षण की कि हर बार जो पिछड़ी जातियां हैं उनको आरक्षण बढ़ाया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। और भीमराव अंबेडकर जी को केंद्र में रखकर इस बार तमाम तरह की बातें हो रही कि उनको लेकर यात्राएं निकाली जा रही है, उनके नाम पर विश्वविद्यालय बनाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कैसा यहाँ की सरकार ने किया है। तो आपको लगता है कि जो पिछड़ों की बात होती आई है वो अब नरेंद्र मोदी जी के समय में अब क्या आगे बढ़ेगी, क्योंकि जातियों का विभाजन अलग तरह से किया जा रहा है? मुझे लगता है कि जातियों का विभाजन करने का मकसद बिल्कुल नहीं है। एक तो जाति व्यवस्था संविधान के आर्टिकल 17 के मुताबिक खत्म हो चुकी है, लेकिन आज भी जाति व्यवस्था है, मतलब जाति व्यवस्था मानने वाले कुछ लोग हैं। आज इतना परिवर्तन हुआ है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी महाराष्ट्र के सातारा के स्कूल में जब जाते थे तब उनको स्कूल के बाहर बैठना पड़ता था, तब इतनी अनटचेबिलिटी थी। लेकिन आज समाज में काफी परिवर्तन हो रहा है। हर साल में कम से कम 2 लाख से ज्यादा इंटरकास्ट मैरिज हो रहे हैं, तो इसीलिए कास्टिज्म पूरा कानून से खत्म हो चुका है और हर लोगों में भी अच्छा परिवर्तन हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी दलितों पर कुछ जगह पर एट्रोसिटी होती है, हो रही है, दलितों में जागृति भी आई है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मोदी साहब ने बताया है कि महिला युवा किसान मतलब तो ये 4 जो उन्होंने बोला है, तो इसीलिए गरीब, महिला, युवा और किसान, ये सभी लोगों को न्याय देने के लिए मेरी सरकार काम करती रहेगी। और मोदी जी तो अभी आए हैं, जब ये लोकसभा में उनका अच्छा वोट मिला तब ईवीएम मशीन अच्छी थी, लेकिन जब हमको अच्छा मतलब सफलता मिलती है, महाराष्ट्र में 288 सीटों में से 237 सीटें हमारी आई, तो मशीन खराब है। और लोकसभा में उनको ज़्यादा सीटें मिली तो मशीन अच्छी है। तो हमने कभी मशीन का मुद्दा निकाला नहीं, हमने तो बोला कि हमारा हार का कारण ये है कि संविधान का प्रचार ऐसा किया गया कि लोगों को टच हुआ कि भाई हाँ ये संविधान बदलते क्या। इसीलिए मुझे लगता है कि 4 वर्ग उन्होंने मोदी साहब ने बताए हैं और उन्होंने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया है, सबके लिए हमको काम करना है।
हम मुस्लिम समाज के विरोध में नहीं है। मुस्लिमों को 10% में आरक्षण मिलता है। जो मैंने योजना बताई उसमें सब जगह पर उनको मुस्लिमों को भी फायदा होता है। 3 तलाक का कानून हटाने का काम हुआ और जम्मू कश्मीर में 370 आर्टिकल हटाने के बाद वहाँ तिरंगा झंडा लग रहा है। वहाँ से 95% से ज़्यादा होटल बढ़ाओ, जाकर फॉर्म भरो। तो उन लोगों ने फॉर्म भरा है, अभी वो रिकॉर्ड में है। और निजीकरण जो है ये पॉलिसी कांग्रेस के टाइम पर ही आई है और सरकार के पास उतना पैसा नहीं है और इसीलिए निजीकरण की तरफ सरकार अनेक देशों में वैसा प्राइवेटाइजेशन है। लेकिन हमारे पार्टी की मांग ऐसी है कि अगर निजीकरण होता है तो सरकार के पास वो उद्योग लगाने के लिए इतना पैसा नहीं है, इसीलिए प्राइवेट सेक्टर को सामने लाते हैं। उसमें मेरे पार्टी की तरफ से मेरी मांग है कि भाई गवर्नमेंट और जो पार्टी आती है उसमें 50% या 51% शेयर सरकार का और 49% शेयर जो आ रहे उनका, ऐसा अगर होता है जरूर मैं सरकार से मोदी साहब इस बात करूँगा। और उसमें मतलब ऐसा होता है तो रिजर्वेशन पॉलिसी लागू हो सकती है, क्योंकि सरकारी क्षेत्र ज़्यादा प्राइवेट होने से रिजर्वेशन सीटें कम हो रही है। इसीलिए प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की मांग हम लोगों ने की थी। जब रामविलास पासवान जी और मैं और उदित राज हम थे, हमने नेशनल दलित फ्रंट इंडिया हमने शुरू की थी, तब हमने ये भी मांग किया था कि भाई प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण होना चाहिए। तो जहाँ जरूरी है वहाँ प्राइवेट सेक्टर ठीक है, लेकिन हर जगह पर आवश्यकता नहीं है। पूछो।